तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में लेकर के एनटीपीसी का पिछला पार्ट 116 नंबर करेंगे और 115 नंबर तक के करवा चुके हैं। हमारे से बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो देख भी चुके होंगे और जो आप में से जिन्होंने नहीं देखा है तो पिछले पार्ट आप देख लेना, प्लेलिस्ट में सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि लगातार जैसे भी आप 2016 से लेकर के अगर 18-19 की वैकेंसी को देखेंगे तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है? तो 2024 में जो आपका है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो 2021 वाला जो कि लेटेस्ट पेपर है एनटीपीसी का जो मैं करा रहा हूँ, इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होने के चांसेस हैं जब आप एग्ज़ाम देने वाले हो। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और एक्चुअल आइडिया भी आपको लग पाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि देखो सिलेबस पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन जब एक्चुअल में आप क्वेश्चन देखते हो तो और अच्छा लेवल का अंदाजा लग जाता है, ठीक है? तो दोस्तों इसी क्रम में आज हम शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि डिटेल भी बताते जाएँ क्वेश्चंस की, ताकि आपके कई सारे क्वेश्चंस तैयार होते जाएँ एक ही क्वेश्चन से। अगर कोई पिक्चर दिखाने वाला, सीन दिखाने वाला क्वेश्चन है, तो भी हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। लेकिन प्यारे दोस्तों, चैनल पे अब तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जैसे हज़ारों लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है, तो कृपया आप भी सब्सक्राइब करके इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। क्वेश्चन है हमारा पहला, क्योंकि 75 तक हो चुके थे, 76 से करेंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के बीच में संबंध को दिखाता है। तो देखो, लेखक का काम, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको ऐसे करके तो आपको दिखेगा। लेखक का काम मेन क्या होता है? कलम से ही होता है, क्योंकि कलम से ही पूरा काम वो कर पाएगा। और यहाँ पर क्या दिया था, ठीक है, यानी कि लेखक जितना बड़ा होगा उसके पास कम से कम कलम होगी तो भी अपनी कला दिखा पाएगा, यानी कि कलम होगी तो कला दिखा पाएगा। तैराक तैरना, ये तो काम हो गया इसका। बावर्ची अगर कढ़ाई है तभी तो बना के दिखा पाएगा कि मैं कितना अच्छा करता हूँ। नर्तक कार्यक्रम में दिखा पाएगा। दर्जी पोशाक में। तो देखो हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना है, इसलिए बेस्ट ऑप्शन के हिसाब से हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक है? वरना वरना ये भी सही हो सकता था। तो देखो दर्जी पोशाक तैयार कर सकता है, ये भी तो सही कह सकते हो, लेकिन बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो हमारा दूसरा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य विधानसभा विधायकों की संख्या के संयोजन के संदर्भ में गलत है? तो देखो राज्य विधानसभा की बात हो रही है, तो विधायकों की संख्या के संदर्भ में तो ये दिल्ली में दिया है कि यहाँ पर विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या है, मतलब किसके? दिल्ली दिल्ली की राज्य विधानसभा जो है उसकी बात हो रही है, तो उसमें से 50 सदस्य हैं। ये गलत है दोस्तों, 50 सदस्य नहीं है, उसमें कुल 70 सदस्य हैं और 70 सदस्य में से अकेले 62 सदस्य आम आदमी पार्टी के हैं। आप समझ सकते हैं केजरीवाल जी की पार्टी कितनी दमदार है वहां पर। तो 62 सदस्य अकेले आम आदमी पार्टी के हैं, जबकि 8 जो है वो अदर के हैं, कुछ बीजेपी हैं कुछ और भी हैं, ठीक है? और बाकी सारे यहाँ पर देखो, आप एक काम कर लो, पेन और कॉपी ले लो, वीडियो को थोड़ा सा रोक दो और जो जो टॉपिक मैं बताऊंगा बीच में वीडियो के उनको आप जरूर नोट करते जाना, क्योंकि जब वीडियो खत्म होगी तो एक बार आप उन टॉपिक को रिवाइज कर लेना, ठीक है? तो देखना आप कितना बेहतरीन स्कोर आप कर पाएंगे। तो देखो राजस्थान में 200 सीट है, बात सही है। दिल्ली में मैंने बताया आपको 70 सीटें हैं और वहीं महाराष्ट्र में 288 और उत्तराखंड में 70 हैं। अब देखो 2024 में आप पेपर देने जा रहे हैं, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है जिन जिन राज्यों में अब चुनाव हुए हैं हाल ही में 2024 में या फिर चुनाव होने हैं, ठीक है? 2025 में भी उन सारे राज्यों के बारे में आप जान लेना कि इनकी सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें, ये सारे जरूर आप देख लेना, ठीक है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बैंकों के संदर्भ में सही नहीं है? मतलब बैंकों के संदर्भ में अगर हम देखते हैं भारत के, तो सही नहीं होना चाहिए। तो देखो मोबाइल एटीएम का सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने पेश किया था, तो ये बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि आईसीआई बैंक ने ही पेश किया था। और पूरे भारत में एसबीआई की सर्वाधिक शाखाएं हैं, ये बात भी सही है क्योंकि सबसे बड़ी शाखाएं भी है इसकी एसबीआई की। इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, तो ये बात भी सही क्योंकि सबसे पुराने बैंक की अगर हम बात करते हैं तो ये इलाहाबाद बैंक है, ठीक है? अब वही भारतीय रिजर्व बैंक भारत का निजी बैंक है, सही नहीं है कह रहा है, तो ये सही नहीं है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक भारत का निजी बैंक नहीं है दोस्तों, सार्वजनिक बैंक है, क्योंकि प्राइवेट नहीं है, ये क्या है? सरकारी है। तो बस यही गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब जरा यहाँ से आप देखो, अगर मान लो आपको ये सारे ऑप्शन नहीं भी आते थे तो आप
ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो भी आप कर सकते थे। कैसे? देखो, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का निजी बैंक है, ये तो पता होगा कि आरबीआई सरकारी है, यहाँ पर निजी दे के रखा है। बस अगर इतना ही आपको पता होगा ना कि ये गलत है, तो इसी में टिक करके अगर बाकी नहीं भी आते, तो भी आप काम चला सकते थे, ठीक है? तो ये होता है स्मार्ट तरीका, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, इस प्रकार से उन्होंने सिलेक्शन लिया है। आगे बढ़ते हैं। एक आयत का परिमाप 240 मीटर है, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है भाई, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई एक आयत दे के रखा है, ठीक है? अब आयत में कह रहा है कि परिमाप तो दे के रखा है, परिमाप का मतलब ये बाउंड्री की टोटल लंबाई जो है वो दे के रखा है, लेकिन इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 3 गुनी है। अगर इसकी चौड़ाई x मान लेता हूँ, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी, ठीक है? क्षेत्रफल बताना है, तो पहले हम परिमाप से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि ये होता है L और ये होता है B, और परिमाप का मतलब होता है क्या? 2L प्लस का B। समझ गए आप? बराबर में दे के रखा है 240, तो 2 तो यही रहेगा। L प्लस B का मतलब, L का मतलब लंबाई 3x प्लस x कितना हो जाएगा? 4x। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ 4x बराबर में 240। 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24 60 आएगा। 2x ये है, 2x बराबर 60। तो x की वैल्यू हम रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी? इससे काटेंगे तो आ जाएगा 2 3 6, यानी कि माफ कीजिएगा यहाँ पर 0 होगा, तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि 30 आ जाएगा दोस्तों। तो x की वैल्यू तो 30 आ गई, ठीक है? अब बताना क्या है? इसका क्षेत्रफल। तो आसानी से निकाल सकते हैं भाई। देखो, इसका लंबाई पता हो जाएगी, 3 त्रिका 90 लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 30। तो मैं इसको हटा देता हूँ, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? x की वैल्यू 30 आ गई है, ये याद रखना आप। तो x आ गया है हमारे पास 30, यानी कि चौड़ाई 30 आ गई, और लंबाई क्या है? लंबाई इसका तिगुना है, यानी कि L बराबर हो जाएगा 3x यानी कि 90, ठीक है? चौड़ाई का मतलब होता है L इंटू में B। तो लंबाई कितनी दिया है? 90, और ब्रेथ यानी कि चौड़ाई दिया है 30। तो ये हो जाएगा 9 त्रिया 27, यानी कि 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए आप? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला देखो क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है इस पे, हीना 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है, और वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली कार द्वारा समान दूरी तय करके आरंभ बिंदु पर वापस लौटती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करिए। मतलब देखो, ट्रेन एक यहाँ से चलती है, हीना है मान लो, जो भी है, यहाँ से चलती है, यहाँ तक जाती है, यानी कि ए से जाती है बी की तरफ, फिर वापस लौटती है बी से ए की तरफ। तो देखो, जाते समय चाल 110 है और आते समय कितनी है? 50। तो दूरी तो सेम है ना? देखो, जितना जाएगी उतना ही तो वापस आएगी। मान लो आप स्कूल से घर जा रहे हो, तो घर से स्कूल गए होगे तो बराबर ही दूरी तो नहीं होगी। रास्ता आप ये मत कहिए कि अब मैंने घूम कर आए थे, जाम लगा चौराहे पर, ऐसा नहीं है, ठीक है? सेम मान के चले तो जब सेम दूरी होती है और चाल अलग अलग हो, तो औसत निकालने के लिए फार्मूला होता है यहाँ पर 2xy अपान में यहाँ पर x प्लस वाई, ठीक है? ये होता है, x का मतलब पहली चाल, y दूसरी। तो 2x का मतलब पहली 110 थी और दूसरी y यानी कि 50 थी, और दोनों को जोड़ दो, x प्लस वाई मतलब 110 और 50, तो हो जाएगा 160। बात समझ में आ गई? अब देखो, इसको काट देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, फिर इसको और भी काट लेंगे। चलो अच्छा, मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 10 और 11 110, तो हो जाएगा 1100 बटे में 16। तो यहाँ पर मैं हटा के लिख देता हूँ 1100 बटे में 16, इतना आ जाएगा। इसको काटते हैं 4 से, तो ये कटेगा 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20, और ये 4 चौक 16। फिर 4 से काटिए तो 4 छंग 24 हो जाएगा, 3 बचेगा, तो 4 8 32 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर? तो ये 3 बचेगा, फिर 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 2 4 पंचे 20, यानी कि 68.75 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी औसत चाल रही होगी। तो देखो, 68.75 कहाँ आ रहा है? ऑप्शन नंबर पहला ही। अगर आप 5 नहीं भी कर पा रहे हो, तो 68.7 निकाल लो। देखो, 68.7 और 68.7 किसी में नहीं दिया है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा ही करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन को भी साथ में लेना है, ये होता है स्मार्ट तरीका। आपको ऑप्शन भी देखना है कि लगभग इस ऑप्शन से कैसा सॉल्व करना है, कहाँ तक हमें सॉल्व करना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है या फिर आधा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइट नहीं है? तो थैलोफाइट इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये दोस्तों जो फ्यूनेरिया है ये नहीं है थैलोफाइट। बाकी सारे यूलोथ्रिक्स, चारा और उल्वा ये तीनों की तीनों थैलोफाइट्स हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो प्रथम अध्यक्ष दोस्तों इसरो के कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये पूछा जाएगा क्योंकि जब कभी रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन वो हो जाता है जब कभी प्रथम, सबसे पहले, सर्वप्रथम ऐसे वर्ड जुड़ जाते हैं। देखो ये चाहे वो जीएसजीके की बात कर लें, चाहे करंट अफेयर की बात कर लें, चाहे साइंस की बात कर लें, सब में जो प्रथम आ जाता है उसकी उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है रेलवे, खासकर ऐसा याद रखना आप। तो प्रथम अध्यक्ष कौन है इसरो के? विक्रम साराभाई। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, मैं दोबारा से बोल दे रहा हूँ। और आगे अब वर्तमान समय में अगर पूछ लिया जाए 2024 के हिसाब से यहाँ की जो इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो ये हैं दोस्तों एस सोमनाथ जी। ये भी आप याद रखना, एस सोमनाथ जी जो हैं वो इस वक्त इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, जलियांबाग हत्याकांड में अहम भूमिका निभाने के कारण माइकल फ्रांसिस ओडेयर की हत्या किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों उधम सिंह ने। उधम सिंह इतने बहादुर थे जिन्होंने इंग्लैंड जाकर के उनको गोली मारी थी। ठीक है, उधम सिंह थे। और ये जलियांवाला हत्याकांड ये बार बार पूछा जाता है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल को और 1919 को। ये याद रखना क्योंकि हो सकता है दोबारा आपसे पूछा जाए। तो जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश स्थल रुद्ध है, यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है? तो ये है पैराग्वे। जबकि कोई ना कोई जो है लैंड लॉक का मतलब होता है दोस्तों, मैं दिखाता हूं आपको। देखो ये है पैराग्वे जिसकी हम बात कर रहे थे, ये पूरा का पूरा है पैराग्वे। तो देखो इसमें जितने भी हैं सारे के सारे चारों तरफ लैंड हैं, देखो ना जमीन है, ये है, समुद्र से इसकी बाउंड्री टच नहीं होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं लैंड लॉक्ड का मतलब चारों तरफ से जमीन ही जमीन हो, कहीं से समुद्री हिस्सा टच ना कर रहा हो। तो ये पैराग्वे है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो। और अर्जेंटीना को भी आप देख लो, तो अर्जेंटीना लैंड लॉक्ड नहीं है क्योंकि इसकी नीचे वाली जो बाउंड्री है ये वाली, वैसे तो इतना ही फोटो है मेरे पास, ये नीचे वाली जो है यहाँ पर इस समुद्र से टच होता है, तो अर्जेंटीना नहीं होगा, पैराग्वे होगा। ऑप्शन हो जाएगा सही दूसरा। देखो अर्जेंटीना दिया है तो ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है, यानी कि सही ढंग से मैच नहीं किया गया, कौन सा है? तो देखो यूनिसेफ का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में है, मैंने एक वीडियो में बताया भी था आपको। और विश्व बैंक का कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। जबकि ओपेक का मुख्यालय ज्यूरिख में नहीं है दोस्तों, ये है वियना। आप वियना जानते होंगे, ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, याद रखना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, और यही वियना में स्थित है ओपेक का जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है। क्वेश्चन है नीचे दी गई तालिका में एक हवाई जहाज में सवार यात्रियों की संख्या, नंबर ऑफ पैसेंजर्स और उनका संगत वजन किलोग्राम में दिया गया है। यात्रियों की कुल संख्या 40 है। तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए देखने में। उम्मीद है अब दिख रहा होगा। देखो ये सारे लोग हैं और टोटल लोग कितने हैं? तो ये देख रखा है 40 लोग हैं। ठीक है, ये याद रखना आप कि टोटल 40 लोगों की बात हो रही है। अब इसमें नंबर ऑफ पैसेंजर्स इतने हैं, वेट इतना है, तो 4 पैसेंजर्स का 90-90 के हिसाब से कितना वेट हो गया? 4 9 36, यानी कि 360 हो गया। अगला प्लस करेंगे, सबको जोड़ लेना है तो 360 ये हो जाएगा, इसको जोड़ते जाइए, प्लस करिए। अगला 15 गुणे 6, तो 15 गुणे 6 करेंगे तो आएगा 900। फिर 6 गुणे 75 करेंगे तो आएगा 450। वहीं 78 गुणे 5 करेंगे तो आ जाएगा 390 आएगा, 90 तो आएगा, 390 देख लीजिएगा, 8 45, हाँ तो 90 आएगा, 390, ये 90 है। आगे 72 गुणे 3 करेंगे तो 72 तियां होता है 216। 7 गुणे 45 करेंगे तो आ जाएगा 315 आ जाएगा। ठीक है, इन सबको आप टोटल जोड़ लीजिए, तो टोटल जब आप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 2631। ठीक है, टोटल आ जाएगा 2631। तो मैं इसको हटाकर पूरा यहाँ पर लिख देता हूँ 2631। चलो रहने तो। अच्छा कितने लोग हैं? 40 लोग हैं, मैंने शुरू में बताए थे, तो 40 से आप डिवाइड कर दो। 4 6 24, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28 आएगा 3,
फिर हो जाएगा 4 सत्ते 28, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो देखो यहाँ पर आप पॉइंट लगा लो तब आगे होगा। तो देखो अब नीचे जीरो है तो एक जीरो अगर नीचे से हटा रहे तो पॉइंट हमारा उठकर इधर आ जाएगा यहाँ पर, तो हम कहेंगे 65.77 केजी हो जाएगा दोस्तों। तो देखो अगर आपको नहीं भी आता था तो पॉइंट के बाद करने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि 65 देखो दिया है और किसी भी ऑप्शन में 65 नहीं है, सिर्फ पहले में दिया है, तो बस पॉइंट वाला तो कंफ्यूज करने के लिए दिया था। 65 आ गया हमारा, वही सही उत्तर हो जाता। आगे बढ़ नीचे दिए गए बार ग्राफ में किसी सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा 5 वर्षों यानी कि 2012 से 18 के बीच में अर्जित लाभ मिलियन डॉलर में है दर्शाया गया है। बार ग्राफ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि नीचे जो प्रश्न है उनका हमें आंसर देना है। तो देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखो लाभ मिलियन में बताना है। अब 2012 से की तुलना में 2014 के दौरान सॉफ्टवेयर कंपनी के लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 12-13 में कितना था? तो 2012-13 कहाँ है? ये है। और 12-13 में है कितना? ये था 30 की 2013-14। तो 2013-14 कहाँ पर है? तो ये है 13-14 ये वाला, और इसमें दिया है 380। तो इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ 380। तो आप बताओ कि यहाँ पर पहले दे रहा था इसमें 300 रुपए कमा रहा था, अब 380 कमा रहा है, तो कितना बढ़ा के कमा रहा है? यानी कि 80 रुपए की ही तो बढ़ोतरी हो गई। अब देखो स्टार्टिंग में कितना था? 300, तो नीचे लिखेंगे आप 300 गुणे में 100। जिसको नहीं समझ में आया तो एक काम कर देना, दोनों के बीच का अंतर ऊपर रखिए जो कि 80 है, और नीचे जो पहले वाला होता है, पहले कितना था? 12-13, और 12-13 की वैल्यू कितनी है? 300, तो वो आएगा नीचे। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा 80/3, मतलब 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 2 3 छंग 18 और 3 छंग 18 ऐसे करके बढ़ता जाएगा। तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, 6 कर दो या 7 कर दो, तो 26.67 हो जाएगा। अब इसमें भी खेल देखो, पॉइंट का केवल कंफ्यूजन के लिए था, मैंने समझा रहा हूं मैं, इसलिए मैं आपको पूरा बता देता हूं। तो यहाँ पर क्या था? 26 ही आपको देखना था, केवल पॉइंट के बाद जाना ही नहीं है। क्यों? ऑप्शन आप देखो, यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जिसमें 26 दिया, बाकी किसी में नहीं दिया, तो बस यहीं से उत्तर हमारा हो जाएगा। समझ गए आप? आगे देखते हैं। तो स्मार्ट तरीके से आपको सॉल्व करना है, इसलिए मैं बताता भी चल रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर जब भी आपके पास आएगा तो एग्जाम हॉल में आप यही ट्रिक लगाओगे, ठीक है। दी गई चार संख्याओं में से, और चार संख्याओं में से तीन संख्याएं किसी तरीके से एक समान है, यानी कि एक जैसी हैं, और एक असंगत है, असंगत का चयन करना है। मतलब इनमें से जो अलग है इन झुंड में से उसको झुंड क्या मतलब ऑप्शन में से उसको ही हमें बता देना है कि अलग क्या है। तो देखो यहाँ पर लिखा है 416, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ 416, तो 4 का स्क्वायर 16। वहीं पर देखो 749, तो 7 का स्क्वायर 49, मतलब पहली संख्या का स्क्वायर करके लास्ट दो डिजिट लिख दिए गए हैं। जैसे 8, 8 के स्क्वायर 64, तो 8 आया, यहाँ पर आ गया 64। जबकि 463 लिखा है दोस्तों, तो 463 नहीं होना चाहिए था, 4 का कितना होता है 16, तो यहाँ पर होना चाहिए था 416। तो बस यही गलत है, ऑप्शन तीसरा वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा देखो कुछ इस प्रकार का है। क्वेश्चन में है कि आकृति ए उन लोगों की संख्या दर्शाती है जो कोका कोला पीते हैं, आकृति बी उन लोगों को दर्शाती है जो पेप्सी पीते हैं। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, जैसे जैसे दिया है वैसे ही लिखते जाता हूँ, आप भी ऐसे ही करना, ठीक है। ए का मतलब क्या है? कोका कोला, ठीक है। कोका, मैं ऐसे लिख देता हूँ कोका, ठीक है। और जो बी वाले हैं वो क्या दर्शाती है? जो पेप्सी, पेप्सी मतलब पी एस लिख देता हूँ, आप समझ जाना। आकृति सी और डी उन लोगों की संख्या को दर्शाती है जो क्रमशः स्प्राइट, यानी कि सी पीता है कितना? स्प्राइट, और वहीं पर डी है, वो डी क्या पीता है? फैंटा। कैसे कैसे तो नाम है, हमने तो पिए भी नहीं है, आप लोगों ने पिए हो तो बता देना, ठीक है। तो डी क्या है? फैंटा। अब देखते हैं इनका फैंटा क्या होता है। क्वेश्चन में है कि कितने लोग पेप्सी और स्प्राइट दोनों पीते हैं। पेप्सी स्प्राइट का मतलब क्या हो गया? ये पेप्सी और स्प्राइट यानी कि बी और सी, लेकिन फैंटा नहीं पीते, यानी कि डी में नहीं आना चाहिए। यानी कि बी और सी तो हो लेकिन डी में टच ना हो। तो आप देखो जरा सा कि डी वाला है कौन सा, तो डी वाला कौन सा है? यहाँ से यहाँ तक का ये डी वाला है, तो डी वाला तो हम हटा देंगे पहले ही, तो डी वाला इतना हट जाएगा, हटा दिया मान लो ये डी वाला हिस्सा। अब हमें बी और सी वाला लेना है। तो देखो बी और सी, इसमें से क्या कॉमन हो रहा है? एक ही तो कॉमन हो रहा है, ये वाला अंक, ये वाला एक ही तो आ रहा है। थोड़ा सा अगर जूम करके आप देखोगे ऐसे करके, तो ये एक केवल यही हिस्सा आ रहा है। देखो ये बी सी दोनों में एक ही कॉमन है, तो केवल
एक ही आ जाएगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा पहला वाला। अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब अगर हम ए बी सी डी ऐसे करके लिखते चले जाएंगे, मान लो कि जेड तक लिख दिया, तो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के 12वां अक्षर, तो 12वां अक्षर कहाँ पर होगा? 12वां अक्षर होगा मान लो कि यहाँ पर, ठीक है, यानी कि ठीक है, यानी कि 10, 11 और 12, तो क्या आएगा यहाँ पर? एल आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि दाईं ओर 8वां, तो इसका मतलब हमें 8 और आगे बढ़ना है, तो डायरेक्ट इसके लिए क्या करना है हमको कि देखो जब कभी दाएं और बाएं दिया जाए, कह रहा है ना कि दाएं बाएं, तो ये दाएं दिया है और यहाँ बाएं नहीं दिया, इसका मतलब हमें इधर ही बढ़ना है, तो दोनों को आप जोड़ देंगे 12 और 8, तो 12 8 हो जाएगा 20, और 20वां एबीसीडी लेटर कौन सा होता है? तो यहाँ पर होता है टी, यानी कि टी फॉर ट्री, ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि किसी कूट भाषा में डेजी को CYFOT लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में रोज को हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर थोड़ा देखो, इसको मैं जूम कर देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर हमें बताना है रोज को, तो ये हो जाएगा रोज। अब यहाँ पर देखो डी डी सी ये दिया है, तो डी के बाद सी आया, यानी कि हम पीछे जा रहे हैं, एक लेटर पीछे हो रहे हैं, तो वैसे ही रोज, रोज से पहले क्या आया होगा? क्यू आया होगा, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में आ जाएगा क्यू। आगे देखो ए के बाद वाई है, तो ए के बाद वाई क्या, यानी कि उल्टा अगर चलेंगे तो ए के बाद जेड मिलेगा फिर वाई मिलेगा, यानी कि एक का गैप पीछे करके चलना है। तो वहीं पर अगर हम ओ के पीछे चलेंगे तो पहले क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा एन मिलेगा, फिर एम मिलेगा एम, क्योंकि एम एन आता है तो एन को छोड़ देंगे, एम आ जाएगा, इनकी क्यू एम हो जाएगा यहाँ पर स्टार्टिंग में। अब देखो यहाँ पर क्यू एम दो में दिया है, तो हमें कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए हमें आगे वाला भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो एफ आई दिया है, तो कितने का गैप हो रहा है एफ और आई के बीच में? 2 का। कैसे? देखो यहाँ पर जी और एच, 2 का ही तो गैप हो रहा है पीछे चलने पर, तो वैसे ही हमको देखना पड़ेगा एस, एस से पीछे अगर हम 2 चलेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा आर आएगा और क्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पहले क्या आएगा? पी आएगा, क्यों? क्योंकि देखो पी क्यू आर होता है, तो ये दोनों का गैप करके पीछे वाला लेंगे, तो पी देखो यहाँ पर लिखा है, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर आपको ना आ रहा हो ऐसे क्वेश्चन, तो आप लोग एक काम करना, एबीसीडी आप ऐसे करके लिख लेना, एबीसीडी जेड तक, फिर उसमें मैच कर लेना, यहाँ से यहाँ बढ़ा के, फिर ये पीछे जा रहा है तो पीछे करके, इसमें ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब पेपर देने जाना आप लोग तो यही काम करना, एबीसीडी लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा फिगर दिया है और इसमें से बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, क्या फिल करेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखो 12 प्लस का 6, यानी कि नीचे वाला दोनों अंकों का योग करेंगे, तो 12 6 18, ऊपर वाला घटा दीजिए, 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, समझ गए। वहीं पर देखो 18 और 3 21 होता है, 21 में से 6 हटा दो आप, मान लो कि 6 हटा दिया, कितना बचेगा? ये बचेगा यहाँ पर 15, तो देखो 15 आ रहा है ये वाला, तो बस ऐसे ही हमें करना है, यानी कि इन दोनों को हमें जोड़ देना है। तो 12 और 13 कितना होता है? 25 होता है। इस 25 में से 5 हटा दो आप, 5 हटा दिया तो यहाँ पर 0 और 2 यानी कि 20 आएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा 20, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। क्वेश्चन दिया है यदि किसी कूट भाषा में फ्री को IUHH लिखा जाता है तो ट्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो उसी कूट भाषा में मोर को कैसे लिखेंगे? चलिए देखते हैं इनको लिखा कैसे गया होगा। तो देखो फ्री है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा और आसानी हो जाए आपको समझने में, ठीक है। तो देखो एफ को आई लिखा गया है, तो कैसे लिखा गया होगा? एफ के बाद क्या आता है? जी एच, 2 का गैप करके आई आ गया। वही टी के बाद क्या लिखा है? डब्ल्यू, तो टी के बाद क्या आता है? यू और वी, फिर आता है डब्ल्यू, यानी कि 2 का गैप। वहीं पर एम के बाद आप 2 का गैप करो तो आ जाएगा यहाँ पर एन और ओ, इसका गैप रहेगा, तो एम एन ओ, इसके बाद क्या आएगा? पी, तो स्टार्टिंग में आ जाएगा पी यहाँ पर। तो अब ऑप्शन में तो देखो 2 में पी लिखा है, तो हमें आगे भी देखना पड़ेगा, है ना। तो देखो तो आर को यू लिखा गया है, कैसे? एस टी, 2 का गैप करके यू लिखा है। वैसे ओ के बाद देखो पी क्यू, इसका गैप करके क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आर, तो पी आर होगा, तो ऑप्शन देख लो कहाँ पर है? पी आर, तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार का, और इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा बॉक्स दिया है और यहाँ पर बताना है क्या आएगा, ठीक है।
तो चलिए चेक करते हैं। 16 देखो ऊपर वाला डिजिट और नीचे वाला डिजिट दोनों का आप गुणा कराइए, यानी कि 16 गुणे में 8, तो 8 छंग या ऐसे कर सकते हो, मैं एक-एक कर देता हूँ। 8 छंग 48 और 8 एकम 8, 4 12 128। तो देखो यहाँ पर आ रहा है 128। इसका और इसका आप गुणा कराइए, 14 गुणे में 6 कितना हो जाएगा? माफ कीजिएगा 6 नहीं है 9 लिखा है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। 14 नन्या 126। तो देखो यहाँ पर 126 लिखा है, मतलब कि दोनों नंबर का हमें गुणा करा देना, सबसे ऊपर वाले का और सबसे नीचे वाले का, यानी कि 16 गुणे में 5, तो 16 पंजे क्या हो जाएगा? 80। तो बस यहाँ पर आ जाएगा 80। तो बस सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा वाला, मुस्कुराते हुए हमारा आंसर आ जाएगा। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष तर्कपूर्ण ढंग से कथनों का पालन नहीं करता है। देखो पालन नहीं करता है कह रहा है, जबकि अक्सर 90% क्या होता है कि पालन करता है पूछा जाता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। कह रहा है सभी आलू लहसुन है, तो देखो जब सभी वर्ड आ जाए तो आप दो गोले बनाया करो, मतलब एक ऐसा एक उसके बड़ा, यानी कि एक गोला उसके अंदर रहेगा एक बाहर रहेगा। अब कह रहा है सभी आलू, जिसके साथ सभी वर्ड लगाओ, जैसे आलू के साथ लगा है सभी आलू, तो वो रहेगा अंदर। आलू को मैं ए लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम है, ठीक है। अब लहसुन है तो लहसुन यानी कि बाहर वाला गोला हो जाएगा। याद हमेशा रखना जिसके साथ सभी लगा हो वो अंदर वाला गोला होता है, जैसे सभी आलू अंदर है। अब कह रहे कुछ लहसुन सेब हैं, और जब कभी कुछ वर्ड आ जाए तो एक गोला ऐसे रहेगा जो इसमें ऐसे टच होगा, ठीक है। कुछ लहसुन क्या है? सेब है, सेब को मैं एस मान लेता हूँ। आगे कह रहा है कुछ आलू सेब नहीं है, तो कुछ आलू सेब नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो गोला है ना ये सेब वाला वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा ताकि यहां से आ सके। तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं ताकि ये दोबारा भी काम आ सके हमारे, और आलू वाले को मैं यहां पर कर देता हूं, ठीक है। अब देखो इसमें कह रहा है कुछ आलू सेब नहीं है, तो कुछ आलू सेब नहीं है। अब यहाँ पर पहले पे आओ, तो कह रहा है कुछ सेब आलू नहीं है लेकिन लहसुन है, तो कुछ सेब जैसे कि ये वाला हिस्सा आलू नहीं है लेकिन क्या है? लहसुन है। देखो ये वाला हिस्सा लहसुन है, तो ये बात तो सही कह रहा है, और हमें सही वाला चाहिए नहीं। सभी लहसुन या तो सेब हैं या तो आलू हैं। कह रहा है कि सभी जो एल है या तो ए के अंदर आता है या तो एस के अंदर। ये तो उल्टा हो गया, भाई जो एल है वो ए के अंदर थोड़ी आ रहा है, जबकि ए खुद ही एल के अंदर आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया, गलत ही हमें चाहिए था। आगे देखते हैं, कुछ सेब लहसुन है, तो कह रहा है कुछ सेब जो हैं वो लहसुन हैं, तो बिल्कुल सही है क्योंकि एस वाला पार्ट एल वाले में मैच कर रहा है ना, तो ये बात तो सही हो गई। आगे कह रहा है कुछ लहसुन ना तो सेब है और ना ही आलू है। कुछ लहसुन यानी कि कुछ एल वाला जो पार्ट है ना तो सेब है और ना ही यहाँ पर आलू है, कोई भी नहीं इनमें से। तो ये देखो ये यहाँ पर हो रहा है, ये भी कह रहा है कुछ हिस्सा इसका है ना तो यहाँ नहीं मिल रहा, कुछ हिस्सा इसमें नहीं मिल रहा, तो ये बात भी सही है, केवल गलत दूसरा वाला है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अब देखो दोस्तों ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हमने समाप्त कर लिया, और इसके आगे हम नया क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और उस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे नए पार्ट में। तो अगला पार्ट जो भी आप इसके बाद देखेंगे, अगले पार्ट इन सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप वहां देख पाएंगे, और उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी जहां पर आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का पार्ट काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप रेलवे की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, 2024 में सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, तो ये सारे पार्ट्स देखना ना भूलिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम का हो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हमें एक एक्चुअल आइडिया देता है। तो दोस्तों आप में से हजारों लोग देख रहे हैं, आप से हजारों लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है, और उम्मीद है ऐसा ही आप लोगों का प्यार और स्नेह मिलता रहेगा। चैनल से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा लीजिए, ताकि हमारी जो भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएं। तो दोस्तों कोई क्वेश्चन है, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट्स करिए, हम आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन किसी भी तैयारी कर रहे हैं, तो साथ ही साथ ये सारे के सारे पार्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, सारे पार्ट्स की लिंक आपको मिल जाएगी। या फिर अगर आप सारे पार्ट्स एक साथ देखना चाहते हैं तो हमने सबकी प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है ताकि आपको आसानी हो जाए। तो ग्रुप डी की अलग से प्लेलिस्ट है जो प्रीवियस ईयर करवाए हैं, एएलपी की अलग से है, टेक्नीशियन की है उसमें टेक्नीशियन की अलग से, और एनटीपीसी की अलग से है। साथ ही साथ रेलवे के इंटरव्यूज हमने बहुत सारे लिए हैं, तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं चैनल सीखने को मिला होगा,
कमेंट है तो मैंने बताया ही आपको, कमेंट कर सकते हैं आप। चलिए मिलते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करिए, क्लिक करिए उस पे, फिर अगले पार्ट में मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।